क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक का जितना भी कंटेंट है ये आपका सिलेबस के अंदर नहीं आ रहा सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया तो उसके बाद ये सारे खाने उन्हें पता चला कि वहां पे खाए जाते हैं। तो जो अमेरिका के ओरिजिनल लोग थे गोरे लोग नहीं थे, ठीक है, वो हमारे जैसे दिखते थे। कई बार उनको अब अमेरिकन इंडियंस भी कहते हैं। जो नेटिव अमेरिकन थे उनको ऊपर अगर आप हथियार चलाते, उनके ऊपर अगर आप गोला बारूद इस्तेमाल करते तो ऐसा हो सकता था कि वह आपके एम्यूनिशन छीन करके आप पे ही वापस अटैक कर देते। अगर आप देखोगे तो डिसीज कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव वेपन थी कंपेयर टू द नॉर्मल मिलिट्री वेपन, क्योंकि बीमारी से क्या होता था, पॉपुलेशन खत्म हो जाते थे। सो भाई क्या हाल चाल मेरे सुपरस्टार्स, मेरे प्यारे पीवीएन, स्वागत है वापस से आप सबका आपके प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म यानी फिजिक्स वाला के ऊपर। देखिए आज के इस धमाकेदार एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के सीरीज का एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा वीडियो होने वाला है। द रीजन इज कि द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर है और अभी आपका फोकस बच्चे उन्हीं चीजों पे होना चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आ रही है। आपको पता है यार दोस्तों कि इस चैप्टर से ना बहुत ही कम पोर्शन आ रहा है, यानी आपका प्री मॉडर्न वर्ल्ड वाला पार्ट आ रहा है और सिर्फ जो आपका कॉन्क्वेस्ट डिसीज एंड ट्रेड तक का जो टॉपिक है वही आपका आ रहा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, और बाकी का जितना भी आपका पार्ट था वो प्रोजेक्ट वर्कर के अंदर सीबीएसई ने कहा था कि आपके स्कूल्स में करवाया जाएगा। राइट बच्चों, चलिए तो आज के जो क्वेश्चन है हमारे वो भी इन्हीं टॉपिक्स को ओरिएंटेड है। तो चलिए, हम सारे बच्चों को पता है कि इस पूरे वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर हम करते हैं एनसीईआरटी के सवाल यानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब पहले मैं एक बार आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे ध्यान से मोटा मोटा तो बेटा ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस है, यानी राइट इन ब्रीफ और डिस्कस। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से लेकर के यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के जो क्वेश्चन नंबर 9 तक का जो आपका जितना भी पोर्शन है ये आपका नॉट इन सिलेबस है। ठीक है, ये पूरा आपका नॉट इन सिलेबस है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों इस चीज को कि दिस इज नॉट इन सिलेबस। याद रखिएगा बच्चा वाली इस चीज को कि भाई ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक का जितना भी कंटेंट है ये आपका सिलेबस के अंदर नहीं आ रहा सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ऑब्वियस सी बात है इन क्वेश्चंस को यहाँ पे करने का कोई लॉजिक भी नहीं बनता, बिकॉज टाइम आपका बहुत कीमती है और इस टाइम को बचाते हुए, इस टाइम को जो है सेव करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे हमारे पहले दो क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इससे कई बार आप देखोगे पीवाईक्यूज के अंदर भी क्वेश्चन आया, यानी पिछले कई सालों में क्वेश्चन नंबर 2 आपका खासकर काफी ज्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यार हमारे इस क्वेश्चन को। तो यार बड़ा प्यारा सा सवाल है। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लोबल एक्सचेंजेस व्हिच टुक प्लेस इन द 17th सेंचुरी। एक एग्जांपल आपको चूज करना है एशिया से और एक एग्जांपल आपको चूज करना है अमेरिका से। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि किस प्रकार के ग्लोबल एक्सचेंजेस यानी किस प्रकार की जो चीजें थी वो यहाँ पे दुनिया में एक्सचेंज हुआ करती थी, चाहे वो व्यापार की बात कर लीजिए, चाहे वो खाने की बात कर लीजिए, चाहे वो कल्चर की बात कर लीजिए। आपको इस बात को समझाना है दो एग्जांपल्स देते हुए। एक एग्जांपल एशिया का होना चाहिए और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे अमेरिका का होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अगर आप देखेंगे तो वेरी इजी क्वेश्चन। तो अगर आप देखोगे द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स, आप कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को कि फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स दैट शो द क्रॉस कल्चरल एक्सचेंजेस। ठीक है, एक एग्जांपल एशिया से, एक एग्जांपल अमेरिका से। तो नंबर 1 हम बात करेंगे यहाँ पे सिल्क रूट्स के एशिया के केस में। जो सिल्क रूट है बेटा ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज का। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सिल्क रूट क्या करता था, देश दुनिया के अलग अलग पार्ट्स के बीच में कनेक्टिविटी बनाता था। बहुत सारे जो सिल्क रूट्स हैं वो भारत को, चाइना को कनेक्ट करते थे, नॉर्दर्न अफ्रीका से प्लस यूरोप के कई सारे हिस्सों से। अगर आप देखेंगे बेटा तो जो नेम सिल्क रूट पड़ा है यहाँ पे वो किस वजह से पड़ा है, बिकॉज जो चाइना से जो सिल्क था वो वेस्टर्न कंट्रीज में इन्हीं रूट्स के थ्रू जाया करता था, एक्सपोर्ट किया करता था, तो तभी से इसका नाम जो है सिल्क रूट्स पड़ गया। नाउ अब अगर आप देखेंगे बच्चे तो जो ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज है वो हमेशा साथ में ही चला है। जैसे जो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज यानी क्रिश्चियन धर्म का प्रचार करने वाले जो लोग थे वो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं रूट्स के थ्रू जो है एशिया के अंदर एंटर किए हैं। और अगर आप देखोगे जो मुस्लिम धर्म का प्रचार करने वाले लोग थे, मुस्लिम प्रीचर्स थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एशिया के अंदर जो एंट्री ली है वो इन्हीं सिल्क रूट्स के थ्रू ली है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे बच्चों तो भारत से जो कपड़ा हुआ करता था, गरम मसाले हुआ करते थे, वो भी इन्हीं रूट्स के थ्रू यूरोप ट्रैवल किया करते थे। तो सिल्क रूट्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे ट्रेड एक्सचेंजेस का भी, साथ ही साथ कल्चरल एक्सचेंजेस का भी। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे अमेरिका का। तो अगर आप देखेंगे जो खाना आप आज डेली बेसिस पे खाते हो, जो खाने को आप इतना एंजॉय करके खाते हो, है ना, जैसे आपका आलू हो गया, टमाटर हो गया, भुट्टा हो गया, चिली हो गई, मिर्ची हो गई, स्वीट पोटैटोज हो गए, शकरकंद हो गई बेटा, इनको हमारे एंसेस्टर्स ना जानते भी नहीं थे।
जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली अमेरिका को डिस्कवर किया तो उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया तो उसके बाद ये सारे खाने उन्हें पता चला कि वहां पे खाए जाते हैं। तो जो अमेरिका के ओरिजिनल लोग थे गोरे लोग नहीं थे, ठीक है, वो हमारे जैसे दिखते थे, कई बार उनको अब अमेरिकन इंडियंस भी कहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तब इनको पता चला कि बहुत सारे जो खाने हैं वो अमेरिका में खाए जाते हैं और फिर वहां से ये खाने जो है पूरे दुनिया भर में पॉपुलर होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे उसके बाद ये फूड आइटम्स कहां पहुंचे, यूरोप पहुंचे और उसके बाद वहां से पूरी दुनिया के अंदर ये पॉपुलर हो गए। तो आप देख सकते हो बच्चे, तो यहाँ पे भी एक तरीके से पूरा कल्चरल एक्सचेंज हमको दिखाई देता है जहां पे लोगों ने एक पर्टिकुलर जगह की फीडिंग हैबिट्स को अपने अंदर अंडरस्टैंड किया, उसको अपनाया और साथ ही साथ उसको अप्रिशिएट भी किया, राइट। सो दो एग्जाम्पल्स का हम यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले सकते हैं, एक सिल्क रूट का एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे फूड फ्रॉम अमेरिका का, ठीक है। चलिए अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यार, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन हाउ द ग्लोबल ट्रांसफर ऑफ डिसीज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड हेल्प्ड इन द कॉलोनाइजेशन ऑफ द अमेरिका, कि किस प्रकार से एक बीमारी को फैला करके अमेरिका के ऊपर यहाँ पे कब्जा किया गया था, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछता है ओवर द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका, तो याद रखिएगा इस चीज को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नंबर 1, जो ग्लोबल ट्रांसफर था, ग्लोबल मतलब एक बड़े लेवल पे जो है डिसीज का ट्रांसफर यानी बीमारी का जो फैलना था, उसने क्या किया, काफी हद तक बहुत जो दो सबसे बड़े पावर्स थे उस टाइम के, बड़े तगड़े पावर्स थे, स्पेनिश और पुर्तगाल लोग, है ना, पुर्तगीज लोग, स्पेनिश लोग और पुर्तगीज लोग, यानी स्पेन के लोग और पुर्तगाल के लोग। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी चालाक तरीके से इन्होंने जब अमेरिका को डिस्कवर, जब इनको पता चला कि अमेरिका के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अमेरिका के पास बहुत सारा एग्रीकल्चर का स्कोप है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अमेरिका पे कब्जा जमाया जाए। अब कब्जा जमाने के लिए इन्होंने, सिंपल सी बात है यार, कि किसी मॉडर्न मिलिट्री वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। अब अगर आप देखोगे जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनको ऊपर अगर आप हथियार चलाते, उनके ऊपर अगर आप गोला बारूद इस्तेमाल करते, तो ऐसा हो सकता था कि वह आपके एम्यूनिशन छीन करके आप पे ही वापस अटैक कर देते। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल वेपन था, यानी जो स्मॉल पॉक्स का वायरस था, इसका जवाब अमेरिकन के पास नहीं था, बिकॉज अमेरिका के जो लोग थे इतने सालों से पूरे दुनिया से कट ऑफ थे, उनको पता ही नहीं था यार कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो ना ही उन तक बीमारियां आती थी, ना ही उन बीमारियों का इलाज उनको आता था। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो यूरोपीय, जो नेटिव अमेरिकन थे, जो लोकल अमेरिकन थे, वो ऐसे डिसीजेस के प्रति इम्यून नहीं थे, इनके पास इम्यूनिटी नहीं थी, राइट, जो कि यूरोपियंस अपने साथ लेकर के आ रहे थे। तो यूरोपियंस ने क्या किया, यहाँ पे खासकर जो पोर्टुगल और स्पेनिश लोग थे, उन्होंने क्या किया, नंबर 1, पहली बात तो ऐसे डिसीजेस को यहाँ पे अमेरिका के अंदर स्प्रेड करना स्टार्ट किया। अब ऐसा क्यों किया, बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज यूरोपियंस के पास तो वैक्सीन थी, यूरोपियंस तो उससे बच सकते थे, लेकिन अमेरिकन के पास नहीं थी, तो अमेरिकन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, जो स्मॉल पॉक्स का वायरस था, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था बेटा, वो यहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब स्मॉल पॉक्स क्या होता है, एक बीमारी होती थी पहले, बहुत खतरनाक, है ना, इसमें बड़े बड़े फोड़े हो जाते थे पूरे बॉडी के ऊपर, बहुत पेनफुल फोड़े होते थे, इनफैक्ट आदमी की डेथ भी हो जाती थी उसमें कई बार, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया यार यहाँ पे कि जो स्मॉल पॉक्स का वायरस है वो अमेरिकन एरियाज में यहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट किया। अब बेचारे जो नेटिव अमेरिकन थे उनके पास इसके इस डिसीज को प्रोटेक्ट करने का कोई जवाब ही नहीं था, है ना, बिकॉज इतने जमाने से वो पूरी दुनिया से कट ऑफ थे, तो ये जितनी भी बीमारियां थी वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थी, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता था कि जो आपके कॉलोनाइजर्स होते थे, यानी जो दूसरी कंट्रीज पे कब्जा जमाते हैं, ये जानबूझ कर भी ऐसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इतने नालायक थे, ये क्या करते थे, लोगों को गिफ्ट आइटम्स देते थे। अब कैसे वायरस फैलेगा, वायरस तो छूने से भी फैल जाता है भाई, तो ये लोग क्या करते थे, ऐसे गिफ्ट आइटम्स देते थे जिसमें स्मॉल पॉक्स का वायरस होता था। अब जब आदमी इस गिफ्ट आइटम को खरीद देखता था, लेता था, रिसीव करता था, तो वो वायरस उसके भी घुस जाता था, फिर उससे और लोगों को फैलता जाता था। तो इस तरीके से लोग क्या करते थे यार, ये लोग आपस में, ये लोग जो थे, जिस इलाके पे कब्जा करना चाहते थे वहां पे इस तरीके से वायरस को फैला देते थे। आपको याद है वो चाइना वाला जो केस, चाइना में भी बहुत बार ऐसा हुआ था, चाइना का जो भी कोविड वायरस फैला था, उसमें कौन सा कंट्री था, इटली था कि कहाँ पे था, जहाँ पे एक कैंपेन से चला था ना, हागा चाइनीज करके, तो उसके चलते बहुत ज्यादा वायरस फैला था, कई सारे चाइनीज लोग इधर उधर घूम रहे थे, अपने साथ वायरस लेकर पहुंच गए थे, ठीक है। ऐसा रिजल्ट पूरे दुनिया ने उस वायरस के चलते सफर किया था, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे ही पहले भी होता था, है ना, पहले क्या किया, गिफ्ट आइटम दे दिया, अब उस गिफ्ट आइटम में कोई वायरस है, उस पर लगा हुआ है, इन्फेक्टेड है वो, तो भाई वो दूसरे को पास ऑन हो गया, अब उससे और पास ऑन हो गया। तो ऐसे जिन लोगों के पास इम्यूनिटी नहीं होगी, दवाई नहीं होगी इस वायरस को रोकने की, तो वो सारे तो यार इससे इन्फेक्ट हो जाएंगे, है ना, और यही हुआ करता था, राइट। तो अगर आप देखोगे तो डिसीज कहीं ना कहीं
एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव वेपन थी कंपेयर टू द नॉर्मल मिलिट्री वेपन, क्योंकि बीमारी से क्या होता था, पॉपुलेशन खत्म हो जाते थे। तो बिना एक भी गोली चलाए, बिना गोला बारूद में खर्च किए, यहाँ पे पूरा का पूरा इलाका साफ हो जाता था। ठीक है, एंड दैट इज वाई आप देखोगे कि जो जैसे अमेरिका के केस में क्या होता है, स्पेन और पुर्तगाल के लोग यही करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग स्मॉल पॉक्स वायरस का इस्तेमाल करते हैं, उनको पता होता है कि अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं है, अमेरिकन के पास इसका इम्यूनिटी भी नहीं है, तो इस वायरस को ये लोग वहां पे रिलीज कर देते हैं। एज अ रिजल्ट लोग बड़ी संख्या में मर जाते हैं और ये लोग जाके वहां पे उसको कॉलोनाइज कर लेते हैं। ठीक है, या फिर वहां पे कब्जा कर लेते हैं। राइट बच्चों, चलिए, तो ये कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे पॉइंटर्स थे। ओके, तो मेरे बच्चा बाड़ी कर लिया ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट थे, काफी जरूरी थे। ठीक है, तो बात समझ में आई यार, ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आपके बहुत नेसेसरी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत जरूरी हैं। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको ना यहाँ पे एडिशनल देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे अपनी कॉपीज के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कह सकते हो उसको। तो एक क्वेश्चन है बच्चा आपके प्रैक्टिस के लिए, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी, है ना। इसको बताना मेरे को कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, दो हिंट आपको देता हूं। पहला हिंट है कि कुछ नए सी रूट्स की यहाँ पे डिस्कवरी हो गई थी। दूसरा हिंट है कि अमेरिका की तरफ भी लोग काफी बढ़ चुके थे। अब इन दोनों पॉइंटर्स को आपको दिमाग में रखना है, उस 2 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ पे आंसर करना है। आप 2 से 3 पॉइंट्स मेरे को यहाँ पे कमेंट्स में बता सकते हो, शॉर्ट फॉर्म के अंदर बता सकते हो, या फिर अपनी कॉपी के अंदर भी इन पॉइंटर्स को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए, तो बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत इजी सा चैप्टर है, मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और द बेस्ट पार्ट है कि इस चैप्टर का ना बहुत ही ज्यादा कम पोर्शन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, देखो एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। फूड ऑफर्स many examples of long distance cultural exchanges. Discuss. ओके, अगेन अ 3 मार्क क्वेश्चन यार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है। कई बार आप देखोगे बच्चों, तो एक क्वेश्चन आया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर भी। सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ द लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंजेस। ठीक है दोस्तों, चलिए, बात समझ में आ गई यहां तक। चलो, सो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में या फिर अपनी नोटबुक्स के अंदर। जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं बेटा एनसीईआरटी के आपके सिलेबस के, ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं हमारा आज का प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं आज, तो मैंने आपको साथ डिस्कस कर लिए। जो क्वेश्चंस थे रेलिवेंट थे, आपके सिलेबस के थे। जो एडिशनल क्वेश्चंस थे दोस्तों बेटा, ये भी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ बता दिए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से सारे के सारे बच्चे यहाँ पे नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, सारे के सारे बालक हमारे बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। डन। देखो, एक आपको तरीका बताता हूँ, कभी भी जब एनसीईआरटी की बात आती है ना बच्चे, जब कभी भी एनसीईआरटी की बात आती है, तो एनसीईआरटी के सवाल बेटा बहुत जरूरी है। जो आपकी किताब में जो आपके बैक क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उनको कभी भी मिस आउट मत किया करो। तुम खुद देखोगे कि कई बार वो जो बैक क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपके पेपर में टकरा जाते हैं। और बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि एनसीईआरटी के सवालों को देखते ही नहीं, एनसीईआरटी के सवालों को लगाते ही नहीं। एज ए रिजल्ट कभी कभी उनको लगता है कि सर एक क्वेश्चन ही आउट ऑफ द सिलेबस है। तो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस नहीं होता बच्चों, क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस का ही होता है, बस हमने कई बार उसको देखा नहीं होता है। ठीक है, चलिए,
तो इसी के साथ आज के इस प्यारे से छोटे से नन्हे से मुन्ने से सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। मेरी मुलाकात होगी आपसे अगले किसी प्यारे वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करते रहिए ताबड़तोड़ पढ़ाई विद फिजिक्स वाला और एकदम बेफिक्र हो जाइए। बेफिक्र किस लिए? अपनी चिंताओं से। बिकॉज चिंतित वही होता है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, जिसका प्रिपरेशन नहीं होता। और बच्चे तो ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चिंतित नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, ताबड़तोड़ तैयारी को जारी रखना है और एकदम फोड़ करके आना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। भाई बोर्ड एग्जाम में हमेशा कहता हूं कि एकदम वंडरफुल एक्सपीरियंस है, जब देने जाओगे तो खुद मजा आएगा। जिस दिन पहला पेपर देके आओगे ना बोर्ड के, आप दोबारा आके कहोगे हाँ सर बहुत मजा आया बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, सो बाय गाइस, लव यू एवरीवन, टेक केयर बच्चों, एंड मिलता हूं आपसे इन द नेक्स्ट क्लास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए पीडब्ल्यू के साथ, मेरे साथ और आपके प्यारे डॉगेश के साथ। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।